गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कृषि। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में और कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि। तो एग्रीकल्चर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द एगर या एग्री से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि करने से। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि से रिलेटेड, द्वितीयक क्षेत्र है उद्योग से रिलेटेड, तृतीय क्षेत्र है सेवा से रिलेटेड। अब थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कि कृषि, मत्स्य संग्रहण। ये सब है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। अब कृषि हो गई। अब कृषि से जो बनने वाले पदार्थ उनके लिए हमें उद्योग की जरूरत पड़ेगी। तो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं उद्योग। संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। उदाहरण इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना आदि, ये सब है द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र। कृषि हो गई, कृषि से पदार्थ बन गए। अब उन पदार्थों को बनाने के लिए पैसे चाहिए, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के साधन चाहिए। तो जो इन दोनों के लिए जो सेवाएं प्रदान करता है वे आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि। ये सभी आते तृतीयक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते क्या क्या? कृषि, मत्स्य पालन, संग्रहण, ये सब आते प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में है डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, विनिर्माण। तृतीयक क्षेत्र में यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत की जो 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि। इसी कारण भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? कृषि प्लस पशुपालन से संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कृषि की स्टडी को क्या कहते हैं, तो एग्रीकल्चर। कृषि प्लस पशुपालन की स्टडी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। मत्स्य पालन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो आएगा पिसिकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम उत्पादन से रिलेटेड। विटिकल्चर होता है द्राक्षा कृषि या अंगूर की खेती से रिलेटेड होता है। हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि। उद्यान में क्या आएंगे? सब्जी, फूल, फल, इन सब को उगाना होता है हॉर्टिकल्चर। अब है कृषि तंत्र। कृषि में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? इसमें जुताई, जब हम कृषि करते हैं तो हम क्या क्या वर्क करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले होगी, अब भूमि पे हमने कुछ उगाना है तो सबसे पहले हम उस भूमि की क्या करेंगे? जुताई। जुताई करके जब वो जुताई के लिए तैयार हो गई तो फिर उसमें करते हैं हम बुआई। अब बुआई होगी, अब पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम करेंगे फिर सिंचाई। सिंचाई हो गई, फिर करते हैं हम उसकी निराई। निराई के बाद जब फसल तैयार हो गई तो उसकी करते हैं कटाई। तो ये कृषि तंत्र की संक्रिया है। तो आपसे पूछी जाए कृषि तंत्र में क्या क्या संक्रियाएं की जाती है या उनका क्रम क्या है, तो आप सबसे पहले बताएंगे जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप एक बार इनका सीक्वेंस याद रखेंगे। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। इस यंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। इस तंत्र में क्या क्या आते हैं? फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम जैविक कृषि। अब आप सब ने सुना होगा कि ऑर्गेनिक खेती बाड़ी की जाए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, तो उसी को हम कहते हैं जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद, जैसे कि गोबर की खाद, पेड़ पौधों की जो सूखी पत्तियाँ होती है वो उससे बनी हुई खाद, वो वाली यूज़ करते हैं। रासायनिक मतलब केमिकल वाली खादें यूज़ नहीं करते। और प्राकृतिक पीड़कनाशी, जैसे कि नीम की खली, इस तरह की पीड़कनाशी यूज़ करते हैं। कोई रासायनिक पीड़कनाशी
कीटनाशी नहीं यूज़ करते। जो रासायनिक खादों और रासायनिक पीड़कनाशी का प्रयोग होता है, जो ऐसी कृषि की जाती है वो होती है जैविक कृषि, या इसको हम कहते हैं कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं होता। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। भी हम सोचे फसलों का उत्पादन ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हमें केमिकल खादों की जरूरत पड़ेगी, बट जैविक कृषि में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट कृषि के प्रकार होते हैं दो, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो कृषि कितने प्रकार की होती है? दो, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। जैसे कि नाम से पता चला, निर्वाह जो हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, वाणिज्यिक जो हम अपना बिजनेस बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं। थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले निर्वाह कृषि, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जो कृषक होता है वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि करता है? निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या होती है? जो कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है वो कृषि होती है निर्वाह कृषि। यह दो प्रकार की होती है। गहन निर्वाह कृषि, सबसे पहला है गहन निर्वाह कृषि। इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब इसमें श्रम ज़्यादा होता है और उत्पादन कम होता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मतलब जिसमें पूर्णतः पोषक तत्व हैं, उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। क्या होता है? भूखंड छोटे, सिंपल औजार और कृषक का अधिक श्रम लगता है। टाइम होता है अधिक धूप वाले दिनों से जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। चावल मुख्य फसल तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। तो एक टाइम में तो होती है चावल, और जो दूसरी कृषि है उसमें अन्य फसल होती है, जैसे कि वो गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। यह दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन मतलब जहाँ अधिक जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। नेक्स्ट, आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि को इसमें स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाकर उगाते होते हैं स्थानांतरित कृषि, और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ करके कृषि करना स्थानांतरित कृषि या कटन एवं दहन कृषि कहते हैं। इस स्थानांतरित कृषि के भी अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पे तो पूछते हैं, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। झूमिंग कृषि कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा होती है मैक्सिको। ये स्थानांतरित कृषि के ही नाम है जो अलग अलग स्टेट में या अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो स्थानांतरित कृषि उत्तर पूर्वी भारत में जाने जाते हैं झूमिंग नाम से, मैक्सिको में जानी जाती है मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील में जानी जाती है रोक्का के नाम से, मलेशिया में जाती है लद्दाख के नाम से। भूमि की उर्वरा समाप्ति के बाद भूमि छोड़कर अन्य भूखंड पर कृषि करते हैं। जब वो भूमि उपजाऊ के लिए नहीं रहती तो वो वहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे पेड़ पौधों को जलाते हैं और भूमि तैयार करते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करने लगते हैं। तो ये होती है स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण। इसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। क्या होता है? पशुओं के लिए भाई उस स्थान पर उनके लिए चारा उपलब्ध नहीं है, पानी की कमी है, तो वे क्या होते हैं? अपने पशुओं को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। तो जहाँ पानी और उन पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा तो स्थान पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जल वायविक बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। मतलब कि ऐसे भूभाग जहाँ पानी की कमी हो, चारे की कमी हो, तो वो क्या करेंगे? अपने जानवरों को जिंदा रखने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। जो ये पशुचारक होते हैं मुख्यतः कौन से जानवर पालते हैं? भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां। इनसे उन्हें दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलती है, खाल मिलती है और अन्य उत्पाद मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद मिलते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य मतलब व्यापार से रिलेटेड है। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी के साथ किया जाता है। क्या होता है? इसमें देखो अधिक उत्पादन प्राप्त चाहिए और अधिक पशुपालन चाहिए। क्यों? क्योंकि पशुओं को बेचेंगे, उनका दूध बेचेंगे, मांस बेचेंगे, तो क्या होगा? हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो विभिन्न वाणिज्यिक कृषियों के प्रकार है।
वाणिज्यिक अनाज कृषि वाणिज्यिक उद्देश्य से गेहूं व मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसमें केवल एक ही फसल उगाई जाती है, मतलब उसी में ही हम ऐसे पदार्थ केमिकल यूज़ करते हैं कि जिससे हमारा उत्पादन ज़्यादा हो और हम अपना बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि। इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, मतलब कुछ चारा अपने जानवरों के लिए और कुछ बेचने के लिए। रोपण कृषि, रोपण मतलब रोपने से रिलेटेड है। इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, गन्ना की एकल फसल उगाई जाती है। एकल मतलब एक ही फसल उगाना। वृहत श्रम में पूंजी की आवश्यकता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा श्रम और पूंजी की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट, भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% तो कृषि पर निर्भर है, 21% में वन है और 24% है बंजर भूमि और 4% है चारागाह पर रिलेटेड। फिर है फसल चक्कर, फसल के चक्कर से रिलेटेड। भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्कर कहलाता है। देख, अगर हम एक ही भूमि पर क्या करेंगे, एक ही फसल उगाएंगे तो उस क्या होगा, उस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए हम फसलों को हेर फेर के बदलते हैं, मतलब एक टाइम पे एक फसल, दोबारा फिर कोई दूसरी फसल उगाते हैं जिससे कि भूमि की उर्वरता बनी रहे। तो जो भूमि में हम जो बदल कर जो कृषि करें उसी को कहते हैं हम फसल चक्कर। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि, इसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर होता है किसान को अब पहले ही उसकी कीमत निर्धारित करके दे देता है, अब उसमें फ़ायदा हो या ना हो वो किसान की जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट है सीढ़ीनुमा ट्रेस कृषि। पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे खेत बनाए जाते हैं। जो पहाड़ों के ढलान होते हैं ना, वहाँ पर सीढ़ियों के आकार के छोटे खेत बनाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो। क्योंकि देखो सीढ़ी है, पहाड़ी स्थानों पर होती है तो पहाड़ों के पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी, तो उस मिट्टी को बहने से रोकने के लिए क्या होती है, वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है। भारत में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से RRB रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई है ताकि कृषि के लिए प्राप्त धनराशि किसानों को मिल सके। नेक्स्ट हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति सबसे पहले 1965 में USA मैक्सिको में हुई। इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत में हुई 1966 से 67। भारत में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं या चावल की कृषि पर पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस किस पे पड़ा, तो गेहूं और चावल की कृषि पर। गेहूं में 5 गुना था, चावल में 3 गुना उत्पादन बढ़ा है। जो पहले गेहूं 1 होता था 5 गुना होने लग गया, चावल 3 गुना होने लग गया है। पर कुछ प्रमुख क्रांति है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जूट या फल उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति जूट या फल उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। इंद्रधनुष्य क्रांति। इन सभी क्रांतियों की नज़र रखने के लिए ताकि ये सही से वर्क करे तो इंद्रधनुष्य क्रांति आई। इसमें सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य था। इंद्रधनुष्य क्रांति क्या था, इन सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य था। अब इसमें आता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
फिर है विभिन्न फसलें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चावल के बारे में। भारत में पश्चिम बंगाल, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। विश्व में होता है चीन में। चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है और चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है अन्य खाद्यान्नों की तुलना में। अगर पूछा जाए भारत में कौन से खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो आप बताएंगे चावल का। वार्षिक वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर। इसकी IR है 20। चावल का अधिक उत्पादन देने वाले किस्म, जो IR 20 है वो चावल की सबसे अधिक उत्पादन देने वाले किस्म है। इसके लिए मिट्टी चाहिए जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ भारत में होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और विश्व में होता है चीन में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछा जाए तो होता है पंजाब में। अगर टोटल पूछा जाए सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, और पूछा जाए प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है तो आएगा पंजाब। भारत में विश्व में दूसरा स्थान है किसका? गेहूँ उत्पादन में। पहले पे चीन, दूसरे पे है भारत। नेक्स्ट है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी जाने जाते हैं। इसके लिए कम उपजाऊ बलुई मिट्टी चाहिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे नोट डाला गया। मक्का, इसे कौन के नाम से भी जानते हैं? जो आप पॉपकॉर्न बनती है, कौन जो भुट्टा हम खाते होते हैं मक्का, इसे कौन के नाम से भी जानते हैं। विश्व में इसकी अनेक रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कपास। काली व जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। पटसन या सुनहरा रेशा, ये जलोढ़ मृदा में अधिक होता है। भारत और बांग्लादेश अग्रणी उत्पादक है इसके। कॉफ़ी, दोमट मृदा चाहिए। कॉफ़ी के पौधे की खोज 850 ईस्वी में काल्दी नाम के एक अरबवासी ने बकरियां चराते समय खोज हुई थी। किसकी? कॉफ़ी की। चाय के लिए दोमट मृदा चाहिए। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किन किन चीज़ों में? गेहूँ, चना, आलू, मसूर, दुग्ध उत्पादन में। राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा और सरसों में। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है जूट और चावल में। रबड़ में है संसार में तो थाईलैंड और भारत में केरल। गन्ना ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा और इंडिया में उत्तर प्रदेश में। चाय चीन में और भारत में असम में। दक्षिणी भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। अगर स्पेशल पूछा जाए दक्षिण भारत में कौन सा तो आप बताएंगे तमिलनाडु, और पूरे इंडिया में पूछा जाए तो असम। सोयाबीन अमेरिका में ज़्यादा होती है और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है और भारत में कर्नाटक में। दाल में भारत में सर्वाधिक होती है और भारत में कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का पहला स्थान किन किन चीज़ों में है? सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और कुल दालों के। कुल दाल मतलब मसूर, मूंग, हड़द, ये सब मिलकर जो कुल दालों का उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। गुजरात का पहला स्थान है कपास और मूंगफली में। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है प्याज, अरहर, अंगूर और आम में। कर्नाटक का प्रथम स्थान है कॉफ़ी, सनफ्लावर और रेशम में। केरल का है प्राकृतिक रबड़, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च में। आंध्र प्रदेश का हल्दी, तंबाकू और मक्का। एक बार आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब भारत में मुख्य 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। सबसे पहला रबी की फसल, रबी की फसल का फिर खरीफ की फसल और जायद फसल। रबी की फसल की बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर, खरीफ का जून से जुलाई, जायद फसल का मार्च। कटाई का मार्च अप्रैल, खरीफ का अक्टूबर नवंबर और ये जायद का है जून में। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है, खरीफ की फसल मानसून की है और जायद फसल जो खरीफ और रबी के बीच का मौसम होता है सूखा मौसम, वहाँ पे उगाई जाती है जायद फसलें। रबी की फसल का उदाहरण है गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर और आलू। खरीफ का उदाहरण है चावल, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द और ज्वार। जायद के उदाहरण है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। तंबाकू, गरम मसाले, रबड़, नकदी फसलों के उदाहरण हैं। नकदी फसलों के उदाहरण कौन से? तंबाकू, गरम मसाले, रबड़, ये सब है नकदी फसलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।